कक्षा 11 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जिसमें चौथा चैप्टर आपका है सूचना संचार, ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में सूचना संचार के बारे में जितनी भी जानकारी थी उसको समझा था। ई कॉमर्स के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो हमने समझी थी। अब आज का हमारा टॉपिक आता है आउटसोर्सिंग, यानी कि धंधा की प्रक्रिया बाह्य स्रोत। आउटसोर्सिंग किस प्रकार से होता है, उसका अर्थ, किस प्रकार के कार्य होते हैं उसमें। तो आज हम आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। आउटसोर्सिंग मतलब बाह्य स्रोत। तो ये आउटसोर्सिंग होता क्या है? तो जो धंधा की इकाई के द्वारा कोई भी कार्य, फुटकर कार्य यानी कि जो छोटे छोटे कार्य होते हैं वो, या फिर प्रक्रिया किसी निश्चित समय अवधि के लिए अन्य समूह को अनुबंध के रूप में सौंपा जाए तो उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। ये कोई भी धंधा की इकाई है, कोई भी कंपनी है, उसमें जो छोटे मोटे रोजमर्रा के कार्य होते हैं वो, या फिर कोई प्रकार की प्रक्रिया है, कोई प्रकार का कार्य है कि जो निश्चित समय के लिए जो अन्य दूसरी कंपनियां होंगी उन्हें करार करके सौंपा जाता है कि इतने समय के अंदर मुझे ये कार्य करके पूरा चाहिए, तो उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। यानी कि कंपनी अपने कार्य अपने खुद की कंपनी में न करके बाहर से करवाए तो उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो धंधा की इकाई अपनी मुख्य प्रवृत्तियों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दे सके, इसके लिए आउटसोर्सिंग आवश्यक होता है। कि जो धंधा की इकाई का मुख्य कार्य होता है, जो उसका मुख्य लक्ष्य होता है, उस पर कोई भी कंपनी पहले ध्यान केंद्रित कर सके, उसके बारे में ज़्यादा विचार कर सके, उसके बारे में ज़्यादा शोध कर सके। तो उसके लिए जो भी इकाइयाँ होती हैं, अब के समय में अधिकतर इकाइयाँ इस प्रकार की आउटसोर्सिंग करवाती है। यानी कि जो गौण कार्य हैं कि जिन पे कम ध्यान देने की आवश्यकता होती है या फिर बाहर से करवा सकते हैं, तो ऐसे कार्यों को बाहर की कंपनियों के द्वारा से करवाया जा सकता है, आउटसोर्सिंग करवाया जा सकता है। आउटसोर्सिंग की संस्थाएं होती हैं वो ये कार्य करके देती हैं। तो इसके अलावा बहुत सी धंधा की इकाइयाँ बौद्धिक कार्य उनका मुख्य कार्य होने के बावजूद आउटसोर्सिंग करवाती है। आउटसोर्सिंग कंपनी में या कंपनी के बाहर भी करवाई जा सकती है कि कंपनी में ही उस प्रकार के निष्णांत रख करके कार्य कर सकते हैं, या फिर अलग अलग तरह से आउटसोर्सिंग हो सकता है। उसके बाद पहला आता है धंधा की प्रक्रिया बाह्य स्रोत, यानी कि बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ की संकल्पना दी है, उसका अर्थ समझाया हुआ है कि बीपीओ क्या है। तो बीपीओ अर्थात कंपनी के विशिष्ट कार्यों या प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए बाह्य कंपनी या समूह के करार आधारित सेवा प्राप्त करना। कि जो भी कंपनी के कार्य हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो दूसरी कंपनियों से करवाना करार के आधार पे, तो उसे बीपीओ यानी कि बाह्य स्रोत कहते हैं। उदाहरण के रूप में लिखा है कि जो कंपनियां कॉल सेंटर्स या डेटा एंट्री का कार्य आउटसोर्सिंग करवाने की इच्छुक होती हैं, उनका मुख्य उद्देश्य खर्च में कटौती करना होता है। कि कुछ कंपनियां कॉल सेंटर्स यानी कि कंपनियों में बार बार कॉल आते हैं व्यापारियों के, ग्राहकों के, अलग अलग उत्पादकों के, तो वो अटेंड करना है, या फिर डेटा एंट्री करनी है कि हिसाब किताब करना है, तो ये सारी चीज़ें भी बाहर से करवा सकते हैं। तो बाहर से करवाने का मतलब क्या होता है कि खर्च में कटौती करना। कि अगर डेटा एंट्री करने के लिए कोई अकाउंटेंट कंपनी में अगर रखना होता है तो उसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसको हर महीने वेतन देना पड़ता है, तो इसके बदले कुछ समय के लिए ये चीज़ें बाहर आउटसोर्सिंग के रूप में दे दी जाती है। आउटसोर्सिंग प्रचलित होने का एक कारण यह भी है कि एक ही प्रकार के कार्य के लिए आवश्यक मानव संसाधन विविध देशों में अल्प दर पर उपलब्ध होते हैं। इसलिए भारत, चीन जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश बीपीओ के लिए प्रथम पसंद बने हुए हैं। कि हमने देखा है कि हमारे देश में इस प्रकार की आउटसोर्सिंग होती है। भारत, चीन, इन देशों का नाम क्यों लिया गया है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति वेतन दिया जाता है वो बहुत ही कम होता है। अगर यहाँ का इंजीनियर यहाँ पे काम कर रहा है तो उसे उतना वेतन नहीं प्राप्त होगा, और वही इंजीनियर अगर
विकसित देशों में या बाहर के देशों में जाकर के काम करता है, अमेरिका जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, अन्य किसी देश में जाकर के काम करेगा, तो वहाँ उसे यहाँ के वेतन से 5 गुना या 6 गुना अधिक वेतन प्राप्त होगा। तो ये जो विकसित देश हैं या तो फिर बाहर के जो देश हैं, वो कंपनियां बड़ी बड़ी क्या करती हैं, जो विकसित कंपनियां, विशाल कंपनियां हैं, वो क्या करेंगी, उनके जो छोटे मोटे कार्य होंगे, डेटा एंट्रियाँ होंगी, उनके जो कॉल सेंटर्स होंगे, वो हमारे देशों में स्थापित कर लेंगी और यहाँ के जो व्यक्ति हैं उन्हें काम पर लगाएंगी, जिससे कम उन्हें वेतन देना पड़ेगा और यहाँ के जो व्यक्ति हैं उन्हें भी रोजगार प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो प्रशिक्षित होते हैं, यहाँ के व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे, उन्हें उस प्रकार का काम मिल जाता है। तो इस प्रकार इस किताब में लिखा है कि जो भारत है, चीन है, ये बीपीओ के लिए, आउटसोर्सिंग के लिए प्रथम पसंद माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या अधिक है, तो वो कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। बीपीओ की आवश्यकता, आउटसोर्सिंग की आवश्यकता क्यों है, बीपीओ की आवश्यकता क्यों है? तो बीपीओ कंपनी के कॉरपोरेट वर्ग के कर्मचारियों को दैनिक गौण कार्यों के दायित्व से मुक्त करता है। तो ये कर्मचारी उत्पादक प्रवृत्तियों पर विशेष प्रकार का ध्यान दे सकते हैं और ग्राहकों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कि जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां होती हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, वो ये रोज़मर्रा का जो कार्य होता है, एंट्री करना है, हिसाब करना है, रोज़ अनेक प्रकार के व्यवहार होते हैं जिसकी एंट्री कंप्यूटर में की जाती है। तो ये सारे कार्य आउटसोर्सिंग करवाने का, बीपीओ करवाने का मतलब यही होता है कि जो कर्मचारी हैं वो अपना ध्यान कंपनी पर लगा सकें, कंपनी पर विकसित कर सकें, साथ में जो ग्राहक हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। तो इसलिए बीपीओ आवश्यक होता है। उसके बाद पहली आवश्यकता आती है खर्च में कटौती। तो धंधाधारी इकाई बिलिंग करने के लिए खरीदी, डेटा एंट्री, मार्केटिंग सर्वेक्षण जैसे फ्रंट ऑफिस के कार्य होते हैं, तो इन सब के लिए आउटसोर्सिंग करके अपना खर्च घटा देती है, क्योंकि अगर ये सारे कार्य कंपनी में करवाएगी तो उन्हें अलग से वेतन देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अलग से उन्हें बैठने के लिए जगह करना, ये सारी चीज़ें, अनेक प्रकार की सुविधाएं होती है कर्मचारियों की, वो सारी सुविधाएं देनी पड़ती हैं। तो ये सारे खर्च कम हो जाते हैं, जिससे अधिकतर जो कंपनियां हैं वो बीपीओ को पसंद करती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कंपनी का मुख्य व्यवसाय पर ध्यान। तो जब कंपनी इस प्रकार के जो रोजमर्रा के काम हैं उसे बीपीओ को सौंप देती है, तो जो कंपनी के कर्मचारी हैं या संचालक हैं, वो कंपनी के जो मुख्य व्यवसाय हैं, जो उसका मुख्य लक्ष्य है, उद्देश्य है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती है। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, कार्य कुशलता का लाभ। तो कोई भी इकाई है वो जब बीपीओ करवाती है, आउटसोर्सिंग द्वारा कार्य करवाती है, तो जो भी संस्था या कंपनी इस प्रकार के आउटसोर्सिंग के काम करती हैं, वहाँ पे प्रशिक्षित व्यक्ति पहले से ही मौजूद होते हैं, तो उसका लाभ मिल सकता है। चौथा पॉइंट आता है परिवर्तनशील मांग को पूर्ण करना। जो ये बीपीओ कंपनियां हैं, ग्राहकों की जो निरंतर मांग बदलती रहती है, उसके लिए पूरा करने के लिए उसमें सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो इसलिए परिवर्तनशील जो मांगे हैं, लगातार ग्राहकों की मांगे बदलती रहती है, उसे ये कंपनियां पूर्ण कर सकती हैं। और आखिरी में आवश्यकता आती है बीपीओ की लाभ में वृद्धि। तो जैसे व्यापारी इकाइयां हैं जो कम महत्वपूर्ण काम होते हैं, उन्हें आउटसोर्सिंग करवा के जो मुख्य काम है उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण लिखा है कि विक्रय वृद्धि करना, कि किस प्रकार से जो सामान है, वस्तुएं हैं, उसका वेचाण, विक्रय किस प्रकार से अधिक किया जा सके, नए उत्पादनों को विकसित करना, व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि करना, ग्राहक सेवा और संतोष में वृद्धि करना। तो ये चीज़ें हैं जिन पर व्यापारी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और उन पर ध्यान देने से लाभ में वृद्धि होती है। तो ये आपके बीपीओ की आवश्यकता थी कि बीपीओ की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये आपके 5 पॉइंट दिए थे। बीपीओ का कार्य क्षेत्र दिया हुआ है, बैंक ऑफिस आउटसोर्सिंग है और फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। बैंक ऑफिस आउटसोर्सिंग में कौन से कार्य किए जाते हैं? तो बिलिंग, खरीदी, डेटा एंट्री जैसे व्यापार के आंतरिक कार्य किए जाते हैं। और फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग में
मार्केटिंग या टेक्निकल या ग्राहक संबंधी जिस सेवाएं होती हैं उनका समावेश फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग के अंदर होता है। तो यहाँ ये आपका BPO था, यानी कि बाह्य स्रोत। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है KPO, यानी कि ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोत। इसे अगले वीडियो में हम समझेंगे।